हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, बहुत दिनों से इंतजार था कि रेलवे ग्रुप डी का फुल नोटिफिकेशन कब आएगा, जिससे बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी आएगी। 3 डाउट बहुत बड़े थे, तीनों डाउट को क्लियर कर दिया है। आज फुल नोटिफिकेशन आ गया है। 23 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाने हैं। तो आप देखेंगे कि पहला डाउट था कि 32,000 वैकेंसी होंगी या 58,000 होंगी। आप देखो, एम्प्लॉयमेंट न्यूज महाराष्ट्र में वो छपा था, उसमें भी 58,000 वैकेंसी आने के बाद फुल नोटिफिकेशन जब हम देख रहे हैं तो 32,438। हालांकि ये पद बढ़ करके बाद में 58 हो जाए या 70 हो जाए, 75 हो जाए, वो अलग बात है। बढ़ेंगी तो ये तय है, ये तो बढ़नी तय है। बट फिलहाल वो सारी बातें धरी की धरी रह गई, जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी छप गई थी कि 58,000 पद आने वाले हैं। और भाई, जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा कोई करता है तो वो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। उसमें भी 58,000 पद आ गए थे, महाराष्ट्र वाला। मैंने एक दिन कटिंग लगा करके आपको वो प्रूफ दिखाया था। तो मैंने उसमें ये बोल दिया था कि यार, इसमें छप गई है तो 99% चांस है। पर भाई 1% भारी पड़ा है 99% पर, तो मैं भी उसके बदले बोल गया। तो ये मेरी भी गलती कहेंगे आप इसमें। कुल मिलाकर के अंदर से कोई भी बात नहीं थी 58,000 की, या बात भी रही हो। पर फिलहाल जो आपको पद देखने को मिले हैं वो 32,438। फिलहाल आपको अपने माइंड में यही पद लेकर के चलने हैं कि रेलवे ग्रुप डी में इतने पद हैं। आगे बढ़ेंगे तो वो आगे की आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इस नंबर को ध्यान में रख करके तैयारी करनी है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो दूसरा सबसे बड़ा डाउट था वो था कि भाई 10th होगा या आईटीआई होगा। तो वो क्लियर कर दिया है कि हर पोस्ट के लिए, क्योंकि बीच में ये बातें चलने लगी थी कि शुरुआत में सब स्पष्ट था कि इस बार आईटीआई से होगा। रेलवे की साइट पर वही नोटिफिकेशन अब तक पड़ा रहा है कि आईटीआई रहेगा इस बार रेलवे में। 2019 में 10th हो गया था, उससे पहले भी आईटीआई रहता था। 2019 की भर्ती में 10th हटा, सॉरी मतलब आईटीआई हटा, 10th हो गया। और फिर उसके बाद 2022 में जब एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, उसके बाद से एक नोटिफिकेशन पड़ा रहा कि भाई अब आईटीआई ही आएगा। लेकिन कुछ दिनों पहले ही शॉर्ट नोटिफिकेशन के बाद अखबारों में खबर आई और बहुत जगह आई, और रेलवे ने स्पेशली नोटिस निकाला कि भाई अब 10th और या आईटीआई चलेगा हर जगह। तो ये डाउट क्लियर कर दिया, क्योंकि अभी बीच में फिर से बात होने लगी थी शॉर्ट नोटिफिकेशन के बाद भी कि कुछ भर्तियों में आईटीआई मांगा जाएगा और कुछ में 10th। तो ये क्लियर हो गया है कि 10th ही है सब में। मतलब 10th हर एक पोस्ट के लिए चलेगा, चाहे वो कोई सी भी डेजिग्नेशन हो। आईटीआई भी हर एक पोस्ट या डेजिग्नेशन के लिए मान्य होगा। ठीक है, कोई स्पेशल नहीं है। और 18 से 36 साल एज दी गई है, 3 साल की एक्स्ट्रा छूट है ये। और 1/1/2025 को एज कैलकुलेशन होगी 18 से 36। समझ रहे हो ना? तो 3 साल की छूट कोरोना की वजह से मिली है, क्योंकि कोरोना के बाद पहली वैकेंसी आई है। तो 18 से 33 आमतौर पर एज होती है। और तीसरा एक और डाउट क्रिएट कर दिया था जबरदस्ती वाला एक न्यूज़पेपर। पता है न्यूज़पेपर वाले भी कहां से कुछ भी छाप देते हैं कि सीबीटी 2 होगा इस बार ग्रुप डी में। भाई वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है, सीबीटी 2 जैसी कोई चीज नहीं है ग्रुप डी के अंदर। पिछली बार बहुत बच्चों ने विरोध करके हटवाया था इसको, बहुत ऑनलाइन प्रोटेस्ट चला था। तो इस बार उन्होंने हिम्मत ही नहीं की कि सीबीटी 2 रखा जाए ग्रुप डी में, और बनता भी नहीं। ग्रुप डी जैसी पोस्ट में आप 2 एग्जाम दे करके लगोगे क्या? तो भाई सीबीटी 1 ही है, यानी एक ही सीबीटी से आपका सिलेक्शन हो जाना है। तो ये तो थे आज के इस न्यूज़पेपर के की पॉइंट्स, मतलब जो इस नोटिफिकेशन के। पर अब मैं आपको बताने वाला हूं फुल नोटिफिकेशन, जिसको जानना हर एक बच्चे के लिए जरूरी है कि फॉर्म भरते समय कि किस जोन से मेरे को भरना है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे के डाउट होंगे, सर मेरे को तो नौकरी लेनी है, मैं इंडिया के किसी भी कोने में कर लूंगा। तो फिर हो सकता है आपको 100 में से आप अगर 50 क्वेश्चन भी सही कर दो तो हो सकता है आपको नौकरी मिल जाए। और एक दूसरा जोन अगर कोई चुनता है तो हो सकता है वो 70 भी सही कर दे, फिर भी नौकरी ना मिले। ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी एक आपको उचित सलाह दूंगा कि आपको अगर नौकरी कहीं भी चाहिए तो ये वाला भर दो। आप पढ़ाई में कमजोर हैं तो चांस रहेंगे यहां। लेकिन आप ये मानते हो अपने आप को, नहीं सर मुझे इसमें अपनी चॉइस की तो लेनी है, ग्रुप डी में भी मैं अपनी चॉइस की नहीं ले पाऊंगा क्या?
तो फिर आप इस जोन को भरो जिसमें आपकी सबसे मजे की नौकरी और सबसे ज्यादा सैलरी भी बनेगी। तो वो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा आपको, उसकी चिंता नहीं है बच्चों। यहां पर क्लियर कर दिया है कि जो आपके डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, जिसको हम शॉर्ट नोटिस कहते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो 28/12 को ही आ गया था। डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी 21 तारीख तो आज है, 22 तारीख को डेट ऑफ पब्लिकेशन दिया है। और ओपनिंग डेट यानी फॉर्म की ओपनिंग डेट 23 जनवरी रात के 12 बजे से ही फॉर्म शुरू कर सकते हो। और क्लोजिंग डेट 23 जनवरी से 22 फरवरी तक फॉर्म चलेंगे, जो पूरे 31 दिन बैठते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि भाई फीस कब तक जमा कर सकते हो, तो फीस आप 24 तारीख तक भी जमा कर सकते हो, आफ्टर क्लोजिंग डेट भी। ठीक है, कि भाई आपने फॉर्म तो भर दिया लेकिन फीस जमा करना भूल गए, तो फिर लास्ट में 1-2 दिन फालतू दे रखा है फीस के लिए। दूसरा कि अगर आपके फॉर्म में भगवान ना करे कोई गलती हो जाए, मैं फॉर्म भरवाऊंगा, एक वीडियो भी बनाऊंगा फॉर्म का कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, वो मैं 23 तारीख को ही बना दूंगा। ठीक है, फॉर्म भर के दिखाऊंगा ताकि एक एक कॉलम, क्योंकि बच्चों मुझे भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इसमें जो फ्रेशर हैं और पहली बार हो सकता है गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर रहे हो, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं किस पर, जो उनके वहां पर साइबर कैफे वाला बैठा है और उसने भी भाई वो कुछ भी भर देता है, वो कोई भी जॉन भर देगा आपका, वो कुछ भी भर देगा। तो उस पे, और उसने बहुत लोगों का करियर खराब किया, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, और आपको नॉलेज नहीं है, आप उसके भरोसे बैठे हुए हो। तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि कई बार वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, वो अपना काम चला रहा है, तो भाई उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए, उनको भी दिखा देना और आप भी देख लेना, ताकि आप भी उन्हें गाइड कर सको, क्योंकि फॉर्म आपका है। रेलवे आगे ये नहीं पूछेगा कि आपके साइबर कैफे वाले ने गलती की है, आप तो उससे यही बोलते हो। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है, सर ये साइबर कैफे वाले ने गलत कर दिया, भाई उसकी क्या गलती है? गलत तो आपको ही मानेगा ना रेलवे भर्ती बोर्ड, थर्ड पार्टी को क्यों ही मानेगा? ठीक है, तो इसलिए उसको बहुत ध्यान से भरवाना है। तो ये 25 फरवरी से 6 मार्च तक की, भगवान ना करे कोई फॉर्म में गलती हो जाए, अगर हो जाएगी तो आपको एक और मौका मिल रहा है कि फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच। यानी तसल्ली से बैठ जाना गलती करके, फिर रिमाइंडर लगा लेना अपने मोबाइल में कि गलती को सही करना है रेलवे ग्रुप डी में, तो एकदम याद आ जाएगा। इस दिन का रिमाइंडर मार लेना। चलो अब मैं बात करता हूं आगे। देखो बच्चों, ये पोस्ट देखो, इन पोस्टों को जब आप देख रहे हैं तो 32,438 बैठती हैं, 32,438। तो इसमें मैंने क्रम में सेट किए ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कहां सबसे ज्यादा आई हैं। तो ये आई है न्यू दिल्ली में, सर नई दिल्ली में 4,785 सबसे ज्यादा। भाई हाँ, मान लिया सबसे ज्यादा है, पर इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी ये 10,000 के आसपास आ चुकी हैं। ठीक है, पहले तो वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, खैर ठीक है, 1 लाख के आसपास वैकेंसी, अब 32,000, 33% वैकेंसी बैठ रही है पिछली बार की। 33 भी नहीं है, मतलब 30% ही कह लो। वेस्टर्न रेलवे मुंबई 4672, मुंबई के भाई 2 जोन है, सेंट्रल रेलवे 3244, चेन्नई में देखेंगे 2694। अगर आपको कम कट ऑफ की वो चुनना है ना जोन, वो ये है चेन्नई। चेन्नई में आपकी नौकरी बहुत कम नंबर करके भी लग जाएगी। ठीक है, गुवाहाटी में बहुत कम पे लग जाएगी, बहुत बच्चों को मिलता है इधर से गुवाहाटी। क्या कोई भी बच्चा कहीं भी अप्लाई कर सकता है? बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि क्या मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, क्या मैं गुवाहाटी जोन चुन सकता हूं? बिल्कुल चुन सकते हो। आपको कोई लैंग्वेज सीखने की वहां की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे एसएससी जीडी में होता है, आप जहां के हो आपको वही स्टेट चुनना है। नहीं, यहां कोई चक्कर ही नहीं है। आप चेन्नई भी चुन सकते हो, आप गुवाहाटी चुन सकते हो, पर चुनोगे एक ही। ये गड़बड़ है बस। ठीक है, प्रयागराज आप ये देखते हो भाई साहब, यहां ग्रेटर नोएडा तक प्रयागराज का एरिया लगता है। अगर आप नई दिल्ली की बात करते हैं तो नई दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक का एरिया सब नई दिल्ली में लगता है। तो नई दिल्ली में ये एरिया अगर मैं यहां से देखूं तो 30 किलोमीटर यहां से नई दिल्ली है, यहां से दूर 30 चल, और यहां तक बॉर्डर तक मतलब प्रयागराज का एरिया लगता है, दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर तक। इससे इधर इधर फिर हम दिल्ली में आ जाते हैं, नई दिल्ली जोन में। ठीक है, क्लियर भाई? हाँ,
अब आगे बात कर लेते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, ये सिकंदराबाद हैदराबाद का भाई, तो ये 1642 वैकेंसीज हैं, ये भी काफी कम पे कट ऑफ जाती है। प्रयागराज, नई दिल्ली, मुंबई काफी तगड़ी कट ऑफ जाती है भाई ये, ठीक है। अब देखेंगे जयपुर बहुत तगड़ी कट ऑफ जाएगी, पटना बहुत अच्छी खासी उठेगी, पटना तो दिख भी नहीं रहा इसमें, खैर तो आगे देखेंगे कोलकाता भी ठीक ठाक जाती है, तो हुबली कम जाएगी, कर्नाटक में है, ठीक है। तो अब मैं इनके बारे में आपको एक डिटेल वीडियो बताऊंगा कि कहां पे कम कट ऑफ रहेगी और कहां पर वो आपको चुनना चाहिए। तो ये मैं उस दौरान बताऊंगा कि चॉइस आपको कैसे करनी है, जब आपके फॉर्म भरने की वीडियो बनाऊंगा। ये किस दिन बनाने वाला हूं, जिस दिन फॉर्म आएंगे, यानी 23 जनवरी को ही, परसों को, ठीक है। अब ये वैकेंसीज के बारे में क्लियर हो गया आपको, किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है, कौन सा जोन चुनना चाहिए आपको। पहले अपने घर वालों को, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि मैं क्या बाहर जॉब कर सकता हूं। और एक बात और बता दूं कि जब तक जॉब नहीं लगती तब तक हमें लगता है कि मैं कहीं भी कर लूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, ग्रुप डी में उतनी सैलरी नहीं होती कि आप कहीं भी कर लें, अपनी फैमिली को भी रख लें और उसमें बच्चे पाल लें। आप अपने घर पे रहकर ही बच्चे बढ़िया पाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सैलरी उतनी नहीं है ग्रुप डी में, ये आपको मानना ही पड़ेगा। तो अब आप अपने घर के आसपास रहें, ये हर कोई चाहता है, लेकिन फिलहाल आपको बेरोजगारी का धब्बा होना है, सर मैं तो कहीं भी कर लूंगा और मैं थोड़े में काम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे ये बताओ कि थोड़े में कहां पे नौकरी लग जाएगी, जहां शॉर्ट मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मैं वो भी बता के चलूंगा आपको, ठीक है। पर नौकरी लगने के बाद फिर आपको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, मैं कैसे घर वापसी करूं, मैं कैसे घर के पास नौकरी करूं। नौकरी जब तक नहीं लगती तब तक ऐसा लगती है कहीं भी लग जाओ। नौकरी के बाद जिनकी लग गई है उनसे पूछ लो, वो सिर्फ घर ढूंढते रहते हैं और कुछ नहीं। आगे बात कर लेते हैं। देखो भाई, फीस कितनी लगेगी? फॉर्म भरने की फीस है 500 रुपए। किसकी लगेगी यह फीस? अब यह भी सुन लो कि जो जनरल में है, जो ईडब्ल्यूएस में है, जो ओबीसी में है, ये अगर आप मेल कैंडिडेट हो, मेल ओनली, तो आपकी 500 रुपए लगेगी। अगर आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, चाहे इनकी भी हो, तो आपकी 250 रुपए फीस लगेगी, ठीक है। और अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, किसी भी कैटेगरी के हो, तो भी आपकी 250 रुपए फीस लगेगी। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, तो भी आपकी 250 रुपए फीस लगेगी, ठीक है। या ईबीसी कैटेगरी होती है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। चलो भाई, ईडब्ल्यूएस पता नहीं फिर कौन से माना चाहिए। हालांकि एक और बात बता देता हूं कि भाई 400 रुपए आपको वापस हो जाएंगे जब आप एग्जाम दोगे, तो एग्जाम देने ही नहीं गए तो पैसे वापस नहीं होंगे, और इनमें 250 के 250 ही वापस हो जाएंगे। ईबीसी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले नहीं चलेंगे यहां। ईबीसी अलग है कैटेगरी, ठीक है, क्लियर कर दिया भाई उसने। अब आगे और बात कर लेते हैं, ये मैंने फिर बता दिया, दोबारा लगा दिया। अब आपको एक चीज और बता दूं कि भाई एज कितनी है। कहता है कि एज इतनी होनी चाहिए थी, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट हमारा ये 18 से 33, लेकिन अब ये नहीं है। अब इस नोटिफिकेशन के लिए ओनली, आगे से उम्मीद मत करना, पर इसके लिए 18 से 36 कर दी गई है। और अगर आप ओबीसी हैं तो आप जो है इसे 18 से 39, इसमें तो बाप बेटे भी नौकरी लगेंगे एक साथ, ओबीसी में, एससी एसटी में। देख लेना कि पिताजी का भी नंबर आ गया और बच्चे का भी। एससी एसटी 18 से 41, एससी एसटी की ये एज है, तो भाई इतने में हो ही जाता है, तो ऐसे नौकरी मिल जाएगी भाई। और अगर आप देखें और कैटेगरीज में किस किस में कितनी है, जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी हैंडीकैप्ड हैं, तो फिर आपको और भी छूट मिल जाती है, अपने हिसाब की अपनी कैटेगरी चुन करके देख लीजिएगा। अब और बात कर लें कि यहां अपर लिमिट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, यानी अगर आपको यह जानना है कि सर मेरा फॉर्म भरेगा, यानी मुझे पर्सनल अपना जानना है 1836 में आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं, तो वो देख लो। ओ यूआर के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, 1989 तक फॉर्म भर सकते हो, यानी 33 साल 36 साल तक, 89 और अब 2025 चल रहा है, यानी इस बीच के भी फॉर्म भर पाएंगे, उससे लेकर के
और जब तक उनकी देखो कब से कब तक। और अगर आप ओबीसी में हो तो 86 तक के भी फॉर्म भर दोगे, SC ST में हो तो 84 तक के भी फॉर्म भर देंगे, 1984 तब 41 बनेगी। और ये इसके बाद के लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी 2007 में किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो सिर्फ 1 जनवरी चलेगी और 2007 में एक भी डेट नहीं चलेगी। 2006-5 के तो सब भर देंगे, यहां तक वो तो सब भरेंगे, पर 7 की केवल एक डेट चलेगी, 1 जनवरी। ये क्लियर कर दिया। चलो, तो जो अंडर एज वाले हैं उनको भी डाउट क्लियर हो गया होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कोई 10th कर रहा है या कोई ITI कर रहा है तो 22 फरवरी 2025 जो फॉर्म की लास्ट डेट है, इसको कट ऑफ डेट बोलते हैं, इससे पहले पहले आपका जो है सब क्लियर हो जाना चाहिए कि 10th पास तो हो गई पर रिजल्ट नहीं आया जी, चल जाएगा क्या बाद का? नहीं चलेगा, इससे पहले होना चाहिए सब कुछ। यार होगी 10th तो कम से कम, इतना तो मान ही लो आपकी। आगे बात कर ले। हाँ, ये सब हो गया, इसके बारे में बस ये इतनी बात लिखी थी, और क्वालिफिकेशन में आगे बता दूंगा। और इन्होंने लिखा भी है, देखिए इन्होंने एक चीज लिख दी है कि एनेक्सर ए को देखें कि क्वालिफिकेशन के लिए रहा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखनी है तो प्लीज सी एनेक्सर ए फॉर द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोस्ट। हर पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन है उसके लिए एनेक्सर ए देखें। तो एनेक्सर ए पे आ गए हम, एनेक्सर ए, ये एनेक्सर ए ही है। अब आपको क्वालिफिकेशन क्लियर कर दिया है किस पोस्ट के लिए क्या है। भाई साहब एज यही है 18 से 36, और ये देखो 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी NAC, कुछ भी हो इनमें से तीनों में से कोई सी भी एक चीज हो, और लग रहा है या लग रहा है, मतलब कुछ भी चल जाएगा। तो एक तो जैसे कौन सी पोस्ट के लिए असिस्टेंट भी बनते हैं इसमें। देखो पोस्ट ये नहीं है कि आप फाटक ही खोलोगे, वहां गेट मैन ही रहोगे, ट्रैक मैन ही रहोगे, बहुत सारी तरह की पोस्ट होती है। 14 तरह की पोस्ट आई है ग्रुप डी में इस बार। असिस्टेंट SNT, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, टेक्निकल काम भी रहते हैं, असिस्टेंट कैरियर्स यानी ये सामान ले जाने वाले, ठीक है, असिस्टेंट लोकोशेड डीजल में, तो जो डीजल इंजन होते हैं उनमें असिस्टेंस करना, ठीक है, असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिक इंजन में, तो असिस्टेंट ऑपरेशंस, तो हर जगह आप असिस्टेंट हो, मतलब सहायक के रूप में हो, लोको पायलट हो या कोई भी हो, आप किसी के भी सहायक। असिस्टेंट पीवे यानी ये इंजीनियरिंग। अब यहां पर आप देख रहे हो डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में नौकरी है, लेकिन क्वालिफिकेशन 10th या ITI है, 18 से 36 है। अब आप कुछ बच्चे सोचते होंगे सर हैंडीकैप चल जाएंगे इसमें, नहीं, तो कौन कौन सी डिसेबिलिटीज किस किस पोस्ट पे चल सकती है वो यहां लिख रही हैं, ठीक है। और कौन सा मेडिकल किस पोस्ट के लिए चलेगा, बहुत सारे बच्चे पूछते सर मेरा कलर विजन है, मेरा चलेगा नहीं चलेगा, तो भाई साहब ये लिख रहा मेडिकल स्टैंडर्ड पूरा C1 B1 यानी किस पोस्ट पे कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चलेंगे। अब आप कहो सर ऐसे ऐसे पता चलेगी किस में चश्मे चलेंगे, किस में नहीं चलेगा, किस में कलर विजन चलेगा, किस में नहीं चलेगा, तो इन मेडिकल स्टैंडर्ड को मैं आगे समझाऊंगा। इस नोटिफिकेशन में वो भी क्लियर किया है कि B1 में क्या है, C1 में क्या है, B2 में क्या है। तो क्या ये सारी पोस्ट भरनी पड़ेंगी हमें? हाँ, इन पोस्ट की चॉइस आएगी कि आप ये सारी भर सकते हो। भाई इसमें नंबर नहीं आया तो उसमें आ गया, उसमें नहीं आया तो इसमें, तो वो मैं फॉर्म के टाइम पे बता दूंगा कौन सी अच्छी पोस्ट है, कैसे, किसमें क्या काम होता है, ये भी क्लियर कर दूंगा ताकि आप अपनी पोस्ट चुन सको। और आप अगर थोड़े से होशियार हो तो इन पोस्ट का नाम डाल के यूट्यूब पे देख लें तो आपको काम भी समझ में आ जाएगा। वर्क ऑफ दिस पोस्ट, वर्क ऑफ असिस्टेंट TL एंड AC इन रेलवे, तो आपको वर्क दिख जाएगा। और आपको वर्क पसंद आ जाए तो आप देख लो भाई मैं तो इस काम में बढ़िया कर सकूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें वो पोस्ट मिल जाती है जो मैं कभी करना ही नहीं चाहता था, फिर आप कहते हो ग्रुप डी की नौकरी तो बड़ी हार्ड है। तो अगर आप इस पर वर्क कर लो पहले ही कि मुझे कौन सी पोस्ट के लिए मैं सुटेबल हूं, मैं इस काम को तो पूरी जिंदगी भर कर सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा वर्क करके जाओगे तो फिर आपको वो पोस्ट मिल जाएगी, चिंता की बात नहीं है। पॉइंट्स मैन है, असिस्टेंट TRD है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, असिस्टेंट TL एंड AC है, असिस्टेंट TL एंड AC ऊपर वर्कशॉप में भी है। तो ये सारे पॉइंट्स के बारे में मैं बता दूंगा आपको। और यहां सब में ही 10th पास और ITI चाहिए, 18 से 36 साल ही एज है। और ये पूरा किसमें कौन सी डिसेबिलिटी चल जाएगी
वो भी उसने बता दिया है। जिसमें नहीं चलेगी उसमें नो लिख दिया है उसने कि डिसेबिलिटी इनमें नहीं चलेगी। जैसे ट्रैफिक है तो यहां कलर विजन बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि आपको अगर लाल का हरा दिख गया तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। ये होता है भाई, किसको होता है? जिसको कलर विजन होता है। ग्रीन लाइट जल रही है, पता ही नहीं चल रही ग्रीन जल रही है रेड जल रही है, तो काम ही खराब हो जाए। रेल रुकवा दोगे आप, और कभी रुकने की बात हो तो आप चलवा दोगे, टक्कर करवा दोगे, तो वहां तो बिल्कुल नहीं चलेगा ना यह काम। अब ये देखो ओल्ड था, यानी अब इस बार था 14 जगह पे। अब यहां मैं दिखा रहा हूं आपको, पहले जो आई थी 2019 में जो पोस्ट आई थी वो 17 पोस्ट आई थी, यानी इस बार से 3 ज्यादा। तो 3 वाले डिपार्टमेंट ने हो सकता है अभी वैकेंसी ही ना भेजी हो आगे। तो मैं ये आपको दिखा रहा हूं वैकेंसीज का अभी और बढ़ने का कारण तो सबसे बड़ा यही है, क्योंकि इतने डिपार्टमेंट है तो ऐसा नहीं है उसमें एक भी पोस्ट क्रिएट नहीं हुई होगी 6 सालों में, जरूर हुई होंगी, पर फिर भी नहीं आई। तो इसका मतलब है कि अपडेटेड होकर के वैकेंसी तो 100% आएंगी। तो मैं ये कारण बता रहा हूं आपको, बढ़नी तो तय है। अब आप ये देखो ग्रुप डी की पोस्ट मिलेगी कैसे कैसे, क्या स्टेप्स हैं उसके। यानी एक तो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी होगा। दूसरा है आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल में क्या कराएंगे सर, अभी बता रहा हूं। तो फिजिकल टेस्ट होगा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप फिजिकल, और तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट चेक कराने को स्टेप है। चौथा है मेडिकल, तो ये भी नाम मात्र का ही होता है। तो ये 4 चीजें हैं, तो काम सिर्फ 2 ही हुए, पहला और दूसरा, बाकी तो ये हो जाते हैं। और दूसरा काम भी कुछ भी मुश्किल नहीं, जब दिखाऊंगा। तो एक ही काम मुश्किल है बस, वो है पहला। अगर जिसने इस पर विजय पाली, समझ लो नौकरी लग गई। इस स्टेप को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया तो ग्रुप डी में आप क्लियर हो गए। और एक और बात बता दूं कि आप जोन चाहे कर्नाटक में चुन लेना, चाहे असम गुवाहाटी चुन लेना, आपका टेस्ट आपके एड्रेस के पास ही होगा। यानी आप जैसे दिल्ली के हो, आप यूपी के हो, तो आपका यूपी में ही टेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिजिकल देने की बात है तो फिजिकल उसी जोन में होगा जहां आपने चुना होगा, समझ गए। मेडिकल कहां होगा, उसी जोन में होगा। फिजिकल भी, मेडिकल भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, बाकी तीनों स्टेप वहीं होंगे। पर ऐसा नहीं है कि हर बार आपको महीने महीने भर बाद जाना पड़ता रहेगा, नहीं, एक साथ ही हो जाते हैं वो 2-3 स्टेप। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सब एक साथ ही, ठीक है। ये और बता दिया इसने कि शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पैट, यानी फिजिकल के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है पैट। कभी सोचो यूपी वाला पैट कहां गया यहां। तो भाई इसमें 3 गुने बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी वैकेंसी में मानता हूं कि 32,000, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, पर 32,000 ही रही, तो 3 गुना यानी 96,000 बच्चों को एग्जाम में पास करेंगे। यानी जो एग्जाम पास करेंगे ना, फॉर्म कितने आएंगे, हो सकता है 70-80 लाख आए, पिछली बार करोड़ पार कर गए थे वो आए, इतने बच्चों को पास करेंगे। फिर इनको जोन वाइज फिजिकल के लिए भेजा जाएगा। फिर फिजिकल में हो सकता है 96 में से 60,000 पास हो जाए, भाई अंदाजे से ही तो बुला रहे हैं। और फिजिकल बहुत आसान होता है, 60,000 कर ही लेंगे पास, मैं बता रहा हूं आपको। इतने बच्चे, एक ही बच्चा सुना मैंने, अभी ये दौड़ लगाने आया था यूपी पुलिस की, सर मैं ग्रुप डी के फिजिकल में रह गया था। भाई साहब मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कि यार यूपी पुलिस का फिजिकल क्लियर मार लिया उसने यहाँ, और ग्रुप डी के फिजिकल में रह गया वो। मुझे मन की कैसे रहा भाई, क्योंकि मेरा वजन ही 150 किलो था। भाई पक्का रहता, ठीक है। तो 60,000, अब आप देखो कि 96,000 में से 60,000 बच्चे पास हुए, तो फिर 32,000 को कैसे लेंगे। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में वो एक बच्चा भी फालतू पास नहीं करते, चाहे कोई बच्चा मेडिकल में रह जाओ, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह जाओ, वो पूरा 60,000 में से 32,000 ही पास करेंगे अगले 2 स्टेप के लिए। तो समझ लो उनमें तो कोई फेल ही नहीं होता होगा, वो चाहते भी नहीं है फेल करना। तो अगले स्टेप की तो टेंशन ही मत भूल जाओ। तो बात है कि अब 60 में से 32 को कैसे सेलेक्ट करेंगे, यानी फिर से एक कट ऑफ को और बढ़ाएंगे। एक कट ऑफ यहां लगेगी 96,000 के लिए, और फिर से 2-4 नंबर बढ़ के फिर एक कट ऑफ 60,000 से 32,000 के लिए लगेगी। समझ में आई बात। तो ये सब कुछ कौन सी कट ऑफ चल रही है, एग्जाम की, क्योंकि फिजिकल तो क्वालिफाई है, ठीक है। तो एक एक का ये क्या है, ये वही बता रहा हूं, यहां 3 गुने
और फिर कह रहा है कि डीवी और मेडिकल के लिए एक एक के रेशो में लेंगे हम बच्चों को, यानी एक वैकेंसी एक बच्चा। तो समझ गए, 32,000 वैकेंसी 32,000 ही बच्चा पास करेंगे इन स्टेप के लिए, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। अब फेल हो गए कुछ उसमें से तो फिर कोई कट ऑफ भी नहीं लगती वेटिंग में। 32,000 में से 30,000 ही हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में पास, 2,000 वैकेंसी खाली छोड़ देंगे, अगली साल निकाल देंगे। ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आ गई आसान भाषा में। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी एग्जाम में, सीबीटी में। कॉलिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर मोर देन, कह रहे हैं कि हम इसको नंबर को 3 गुना जो बोल रहे हैं हम 4 गुना कर दें, 3.5 गुना कर दें, ये कर सकते हैं, हमारा राइट है, ठीक है, वो हमारे हाथ में बात है, पर करते नहीं है। नोटिफिकेशन जो लिख गया वही होता है। बहुत स्पेशल कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि 3 को 3.25 कर लें या 3.5 गुना कर लें, यानी 32,000 के लिए 1 लाख बच्चों को बुला लें। तो देखो, जो मेडिकल आप पूछना चाह रहे थे कि सर A2 मेडिकल, A3 मेडिकल, फिजिकल फिट तो चाहिए ही इन ऑल एस्पेक्ट्स, जैसे यहां 6/9, 6/9 विदाउट ग्लासेस और 0.6 विदाउट ग्लासेस, यानी नियर विजन, डिस्टेंट विजन, दूर की दृष्टि। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, यानी कलर विजन नहीं चलेगा यहां। 6/9, 6/9 की आपकी आई साइड चलेगी। सबसे तगड़ा तो ये होता है आई के मामले में, ठीक है। A3 में 6/9, 6/9, यहां तो ऊपर तो लिखता था विदाउट ग्लासेस, यानी चश्मा चलेगा ही नहीं, और यहां चश्मा भी चलेगा या चश्मे के बिना, विद और विदाउट ग्लासेस। तो ये 6/9 चाहिए, यानी यहां चश्मा दौड़ेगा, और सब में चश्मा दौड़ता है। नियर विजन विद और विदाउट ग्लासेस चल जाएगा। यहां टेस्ट फॉर कलर विजन, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, यानी टेस्ट, यहां कलर विजन यहां भी पास ही चाहिए, यानी कलर विजन नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहां देखिए B1 क्या है, B1 है आपका डिस्टेंस विजन, ये और थोड़ा छूट कर दिया, 6/9 और 6/12, विद और विदाउट ग्लासेस, यानी ग्लास यहां भी चलेंगे, नीचे भी चल रही है। और कलर विजन मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, यानी कलर विजन तो पास करना ही पड़ेगा। और भाई B2 मेडिकल किस में चाहिए, तो अब अपनी पोस्ट चुन सकते हो कि कलर विजन, देखो अब यहां भी देखो मस्ट पास, यहां नहीं लिखा इस वाले में कि कलर विजन का टेस्ट पास होना चाहिए, मस्ट पास टेस्ट फॉर बाइनोकुलर विजन। बाइनोकुलर विजन अलग चीज है, पर इसमें यही ये कहीं नहीं लिखा कि आपको कलर विजन का टेस्ट पास करना है। तो B2 मेडिकल में कलर विजन चल जाएगा और चश्मा तो चलेगा ही। C1 और हल्का है, 6/12, 6/18 भी चलेगी चश्मे के साथ और चश्मे के बिना, और यहां भी कहीं भी कलर विजन का कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे के 2 में कलर विजन चल जाता है। ये है, क्लियर हो गई बात। भाई साहब पूरा बता दिया मेडिकल का भी, चिंता मत करो। अब मैं और आगे बात करूं कि भाई और क्या है। EWS का सर्टिफिकेट जो बच्चे बनवाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, EWS सर्टिफिकेट, फिर बाद में रोते हो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगी और बाहर हो जाओगे। भाई साहब 2024-25 का चाहिए होगा, कह रहा है 22 फरवरी से पहले पहले, और 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 22 फरवरी, 22 फेब 2025 तक कभी भी बनवा लेना, इस बीच का होना चाहिए। ये EWS सर्टिफिकेट की कंडीशन है, और ये इस आय के इनकम सर्टिफिकेट 2023-24 के से बनता ही है, तो वो उसने समझा दिया है। क्लियर हो गया। OBC, SC, ST, EWS, EBC, EBC, ये कह रहा कि कितना भी पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा इसने पुराने की बात, पर फिर भी मैं कहता हूं 3 साल से ज्यादा पुराना ना ही होना चाहिए OBC तो, बाकी SC, ST में कोई दिक्कत नहीं है। पर यह कह रहा है कि 22 फरवरी से पहले पहले बनवा लेना इनको भी, 22 फरवरी के बाद के बने हुए नहीं चलेंगे। 22 फरवरी 2025 जो फॉर्म की लास्ट डेट है, ठीक है, क्लियर। भाई इससे ज्यादा नोटिफिकेशन को और क्लियर करके कौन समझाएगा आपको। अब एग्जाम की बात, 90 मिनट का पेपर, 100 नंबर, 25 साइंस, 25 मैथ, एडवांस मैथ भी है इसमें, कुछ क्वेश्चन ही होते हैं 25 में से 4-5 आते हैं बस एडवांस मैथ के, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस यानी जीके और करंट अफेयर्स मिला करके,
1/3 की नेगेटिव मार्किंग। यही है असली खेल। जिसने इसमें कर लिया ना मेहनत, जो इसमें अच्छे ले आया, यही डिपेंड करेगा आपको प्रयागराज मिलेगा, आपको दिल्ली मिलेगा, आपको कहां मिलेगा, आपको मुंबई मिलेगा, यानी आपके फेवरेट स्टेशंस, आपके फेवरेट कहो कि जहां जॉब लोकेशंस, वो इसी पर डिपेंड करेगा। अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ऐसी जगह मिलती है तो आपकी सैलरी वैसे ही 3-4-5 हजार फालतू रहेगी बाकी लोगों से। एचआरए का फर्क होता है बस, ठीक है, हाउस रेंट, क्योंकि वहां रहना महंगा है इस वजह से। चलो अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है। यानी मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लो, रीजनिंग का देख लो, जनरल साइंस का देख लो। साइंस में सीधा एक बात लिखता है, द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी, 10th तक की एनसीईआरटी कवर कर लेना अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसकी बायोलॉजी पढ़नी है तो भाई साहब यही है जो आपको सेलेक्ट कराएगा, क्योंकि जनरल साइंस जो इसकी होती है वो बाकियों से अलग होती है और इसकी वजह से ही कट ऑफ डाउन होती है। तो जिसने इस पे मेहनत कर लिया, क्योंकि बाकी जगह तो आप मैथ, रीजनिंग, जीएस हर जगह पढ़ रहे हो, यही तो चीज है जो सेलेक्ट कराएगी। तो 10th तक का एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ना है बस, और क्या करना है आपको। और भाई दो जिसकी जीएस है ना, उसमें स्टैटिक पार्ट बहुत ज्यादा है, 20 नंबर की तो है ही, 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स घेर लेगा, बाकी 15 में स्टैटिक का पार्ट ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको दे दी है यहां पर। अब बच्चे फिजिकल में अगर पूछो क्या रहेगा, 35 किलो वजन के साथ आपको 100 मीटर दौड़ना है बस 2 मिनट के अंदर, इन वन चांस, एक ही चांस के अंदर, ऐसा नहीं चांस दौड़ में मिलता भी नहीं दूसरा। तो एक तो ये, दूसरा एंड जिसमें वो बच्चा फेल हुआ, बताओ ऐसे में यार 2 मिनट में चल के पहुंच जाओगे, 35 किलो वजन नहीं उठता क्या, 35 किलो वजन कंधे पे रखना और चल के जाना, 2 मिनट में 100 मीटर हो जाएगी आराम से, थोड़ा सा तेज सा बस। शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस, यानी उसके अलावा 35 किलो के अलावा शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में। लड़कियों से भी गई गुजरी दौड़ है, 4 मिनट 15 सेकंड में आराम से 1 किलोमीटर दौड़ जाएगा कोई भी। ठीक है, तो इसलिए कोई यहां रहता नहीं। लड़कियों के लिए 20 किलो वजन 2 मिनट के अंदर, और ये दौड़ का 1 किलोमीटर उनके लिए 5 मिनट 40 सेकंड। क्लियर, लड़कों लड़कियों दोनों के लिए ये होती हैं वैकेंसीज। ठीक है, अलग अलग नहीं दिया कि लड़कों की इतनी, लड़कियों की इतनी। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए कहता है कि फिजिकल के लिए वो फिजिकल में भाग ना लें, उनकी वैकेंसीज रिजर्व रखी जाएगी। जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद उनको मेडिकल डॉक्टर का सर्टिफिकेट कि अब ये फिट है अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तब उनको बुला लिया जाता है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एम्पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1-1 के रेशियो में बच्चे पास होंगे, वो सब कुछ मैं बता ही चुका हूं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें मैंने बता दी हैं, तो अब बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। किस जोन में कौन सी पोस्ट कितनी है ये भी डिपेंड करेगा। कि आपने नौकरी तो चुन ली कि सर मुझे असिस्टेंट लोको शेड चाहिए डीजल वाला, तो पर उसमें देखो कि पोस्ट कितनी है, तो हमने देखा पोस्ट उसमें 29 ही है, तो फिर आपको कुछ और चुन लेना चाहिए जो पोस्ट ज्यादा हो। मैंने जोन तो अपनी मर्जी का चुन लिया, पर मुझे पोस्ट भी तो चुननी है, ऐसी चुनो ना जिसमें ज्यादा पोस्ट नौकरी हो। और भाई देखो एक बात सुन लेना कि जैसे आपने सुना 4700 पोस्ट है भाई साहब दिल्ली के अंदर, 4700 देख के सभी दिल्ली इस वजह से भी भर देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि वो सबसे ज्यादा पोस्ट है इसलिए सबसे ज्यादा फॉर्म वहां आ गए, चाहे वो दूर भी है, तो वो थोड़ा सा स्मार्टली आपको करना है। हालांकि ऐसा इस बार हुआ नहीं है, पिछली बार ऐसा हुआ था कि कर्नाटक में किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा फॉर्म आ गए क्योंकि वहां पोस्ट ज्यादा थी, तो फिर कर्नाटक भी लिया। मान लो नॉर्थ के बच्चे ने साउथ में भी गया और फिर भी कट ऑफ आई गई, फिर क्या फायदा रहा। तो ये बड़ा स्मार्टली चुनना पड़ेगा। इसके लिए मैं हेल्प करूंगा आपको। 23 जनवरी को वीडियो आ जाएगा जिस दिन फॉर्म आएंगे, क्योंकि फॉर्म का फॉर्मेट भी मैं आपको समझाता चलूंगा। ठीक है, तो एक क्लियर भाई, ये आपकी टोटल वैकेंसी। ऐसे ही हर जोन में देखो, ये 4600 कुछ वैकेंसीज थी ना मुंबई जोन की, वो है पूरी डिटेल।
हर जोन की ऐसे ही दी हुई है। जैसे ये कौन सा जोन है, जयपुर, जयपुर की कट ऑफ भी हाई फाई जाती है क्योंकि राजस्थान वाला हर बच्चा जयपुर चाहता है, तो 1433 पोस्ट। ठीक है, अब ये देखो ऐसे ही हुबली की पोस्ट दे रखी है, ऐसे ही आपको जबलपुर की, तो हर पोस्ट पे ये सब कुछ लिखा हुआ रखा है। तो मैं ये सारा तो आपको नहीं दिखा सकता वरना इसी में रह जाऊंगा, वो आप खुद देख लेंगे, स्मार्ट बच्चे हो सारे। ठीक है, और अगर ये कि नहीं सर हम तो स्क्रीनशॉट लेना ही चाहते हैं, तो भाई मैं फटाफट कर देता हूं। नहीं यार इतना थोड़ी नहीं करूंगा, बहुत ढेर है, आप देख लेना इतना नोटिफिकेशन, इतना ही तो काम छोड़ रहा हूं आपके लिए, और इससे ज्यादा है क्या। और कुछ भी हेल्प चाहिए कि भाई मेरा फॉर्म नहीं भरा जा रहा, मेरी ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी, तो फोन नंबर भी लिख रखे हैं और ईमेल आईडी भी जारी कर रखी है। ठीक है, क्लियर भाई। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो RWA के साथ, तो आपको मालूम है कि रफ्तार 2.0 बैच, पहले आपको बता दूं कि एग्जाम की कोई डेट नहीं है, एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि जुलाई एंड ऑनवर्ड्स, यानी जुलाई के बाद कुछ भी, जुलाई तक नहीं होगा एग्जाम, यह तय है। ठीक है, अब जुलाई तक नहीं होगा यानी आज से तो हमारे पास 6-7 महीने आराम से हैं, आराम से हैं। क्या कोई फ्रेशर स्टूडेंट भी तैयारी कर सकता है 6-7 महीने में? 100% कर सकता है। ग्रुप डी का एग्जाम निकालने के लिए एक फ्रेशर स्टूडेंट को 5 महीने की तैयारी चाहिए, 3 महीने सिलेबस कंप्लीट के लिए और 2 महीने प्रैक्टिस के लिए, हो जाएगा। और बहुत बेहतरीन तैयारी, क्योंकि 5 महीने में नौकरी, सरकारी नौकरी भाई आसान चीज नहीं है, तो 5 महीने में लेनी है तो डेडिकेटेडली पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो सालों से तैयारी कर रहे हैं उनसे कंपटीशन है आपका। ठीक है, तो ये बैच आपका रफ्तार बैच 3 फरवरी से स्टार्ट होगा क्लासेस, लेकिन बैच आप परचेज की जो डेट रहेगी वो 26 जनवरी को मैं लॉन्च कर रहा हूं टीम के साथ। दीपक भाटी सर को बहुत सारे बच्चे मांग रहे हैं कि सर मैथ्स में हमें दीपक भाटी सर चाहिए, तो वो दे दिए, समझ लो आप। ठीक है, तो ऐसे ही और भी वो जो टीम बनाई है वो बहुत बेहतरीन टीम बनाई है, वो 26 जनवरी को मैं आपको बता दूंगा बैच परचेज करने से पहले। वो टीम को देखकर बच्चे करते हैं, तो मैं उसमें कोई आपके साथ छुपा के नहीं रखूंगा, टीम को बाद में लाऊं कभी। तो भाई ये बुक्स आती हैं कि रेलवे की ग्रुप डी के लिए स्पेशल। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं कि मेरे सर पास जी मैथ्स की बुक है, रीजनिंग की बुक है। मैं कहता हूं कि अगर आपके पास बुक है और आपने कर रखी है तो उनसे ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने जो ये मैथ्स और रीजनिंग बनाई है स्पेशली रेलवे के लिए बनाई है, और स्पेशली एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों में इक्वली, क्योंकि इसमें ग्रुप डी और एनटीपीसी के अलावा कोई और क्वेश्चन है ही नहीं। उन क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज लगा के, टाइप वाइज लगा के हमने बुक्स तैयार की हैं। और ये आपकी सामान्य ज्ञान यानी जीएस को भी रेलवे के रूप में उतारा है पूरी तरह से। ये जो रेलवे विज्ञान है, पहले इसमें विज्ञान हमने इनके साथ और लाए थे, पर वो एनटीपीसी के लिए ज्यादा कारगर थी। ग्रुप डी के लिए ये दोनों मतलब सर और मैम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अपने हाथों से लिख रहे हैं। और पिछली बार जो 2019 की भर्ती 2022 में एग्जाम हुआ, इन दोनों टीचर्स ने ही इस एग्जाम के लिए पढ़ाया था RWA पर, और हर एक बच्चा इनकी साइंस से खुश था, हालांकि साइंस मुश्किल आई थी। ठीक है, तो भाई इसको ये पूरा एक एक शब्द अपने हाथों से लिख करके तैयार कर रहे हैं। इसका नाम ही इन्होंने रेलवे विज्ञान दिया है, और क्लास 10 तक के CBSE NCERT पैटर्न पर ही आधारित है। ठीक है, तो अगर आप कोई विज्ञान की बुक नहीं लिया और लेने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, 26 जनवरी के आसपास या इस महीने के एंड तक हम इस बुक को लॉन्चिंग कर देंगे, यानी उसी दिन जिस दिन मैं बैच लॉन्च कर रहा हूं उस दिन इस बुक को लॉन्च कर दूंगा मैं, उसके बाद ही परचेज करें। अभी ये मार्केट में नहीं मिलेगी कहीं भी। थैंक यू, नमस्कार।